हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर क्लास 11th। हेडिंग आप सामने देख ही चुके हैं। क्लास 11th के लिए टॉपिक है। तो आज जो मेरा मेन मोटिव है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को ये बताना है कि उनको अपना ये वाला जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का वो किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये बहुत बार चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो 10th से पास आउट होते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। उनको ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जाना है, उनको कॉमर्स में जाना है, या उनको साइंस के अंदर जाना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। साइंस में वो जाना नहीं चाहते, ह्यूमैनिटीज़ वो लेना नहीं चाहते, तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो कॉमर्स बचता है। तो वो लास्ट ऑप्शन समझकर कॉमर्स ऑप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी एम। उन्हें पता ही नहीं होता कि कॉमर्स में हम आ रहे हैं, कॉमर्स हमने ऑप्ट करी है, तो इसका पर्टिकुलरली आगे क्या गोल है, क्या टारगेट सेट करने पड़ेंगे और अपने करियर को यहाँ से कैसे ब्रश करना पड़ेगा। दे डोंट नो एनीथिंग। वो बस एक ऑप्शन समझकर जो है कॉमर्स को ऑप्ट कर लेते हैं। बहुत बार मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है। तो आज मैं स्पेशली उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो बच्चे ये सोचकर कॉमर्स ले लेते हैं कि यार आर्ट्स लेनी नहीं है और साइंस में जाना ही नहीं है, तो हमने कॉमर्स ले ली। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं स्टूडेंट्स का ये जो माइंडसेट है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, कोई भी स्ट्रीम टफ नहीं है और कोई भी स्ट्रीम ईजी भी नहीं है। हर एक स्ट्रीम का अपने आप में एक लेवल है। साइंस का लेवल अलग है, कॉमर्स का अलग है और ह्यूमैनिटीज़ का अलग है। तीनों स्ट्रीम्स का अपने आप में कुछ ना कुछ पार्ट है और हर एक स्ट्रीम अपने आप में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है आपके करियर के अंदर। चाहे आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाएं, आपके लिए तीनों ही स्ट्रीम जो हैं, तीनों ही स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तीनों ही स्ट्रीम बराबर का कंट्रीब्यूशन देती हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने साइंस ले ली वो आपसे ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, कॉमर्स ले ली वो थोड़ा सा पीछे रहेगा और आर्ट्स वाला बिल्कुल ही पीछे रहेगा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का माइंड सेट है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो साइंस वाला है, चाहे वो कॉमर्स वाला है, चाहे वो आर्ट्स वाला है। तो सबसे पहले बच्चों का ये माइंडसेट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस लेकर कुछ ज़्यादा अच्छा आप अचीव कर लोगे या कॉमर्स लेकर उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। वो आप जिस भी फील्ड में लो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली, ये सब्जेक्ट क्लास 11th में नया नया लगता है बच्चों को। इससे पहले बच्चों ने इसके बारे में कोई भी बैकग्राउंड, बच्चों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस सब्जेक्ट की। किसी बच्चे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती बच्चे के पास इस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस के बारे में फिर भी होती है, एसएसटी के बारे में फिर भी होती है, मैथमेटिक्स के बारे में होती है, बट अकाउंटेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं होती। तभी बच्चों को कभी कभी ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट लगता है। बट मैं आपको एक बात बता दूंगी, ये सब्जेक्ट टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ चलोगे। जो बच्चा अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट के अंदर क्रैमिंग करता है वो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जिसने क्रैमिंग कर ली वो तो समझो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता इस सब्जेक्ट में। पहली बात, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और कॉमर्स का आपका मेन सब्जेक्ट है, कोर एरिया ऑफ कॉमर्स है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं बेसिकली हमारे एंटायर वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस हो रहा है उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए, जितनी भी चीज़ें हमारी फाइनेंस या मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए सब्जेक्ट आ जाता है आपके पास अकाउंटेंसी। इस दुनिया में इस सब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस सब्जेक्ट के बिना हमारी दुनिया के अंदर बिजनेस रन हो ही नहीं सकता। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? सिंपल हिसाब किताब। अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब होता है सिंपल हिसाब किताब।
दैट्स इट। तो अगर बहुत इजी लैंग्वेज में कहो तो बिना हिसाब किताब के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। तो अकाउंटेंसी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर। तो आपके लिए सबसे पहले ये जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हो। इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको नॉलेज हो, और कल को अगर आपको किसी बिजनेस फर्म में काम करने का मौका मिले या बिजनेस रन करना भी हो फ्यूचर के अंदर, आपने आपका प्लान हो कि मुझे कोई बिजनेस रन करना है, तो आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। बिना इस सब्जेक्ट की नॉलेज के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। और बिजनेस तो वैसे ही हमारे वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, तो सारी की सारी इकोनॉमी भी फेल हो जाएगी अगर बिजनेस ही नहीं होगा। और बिजनेस को चलाने वाला कौन है? सर, अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्ट है जो हमारी दुनिया के हर एक बिजनेस को चलाता है। इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। तो वही अभी के लिए मैं इंट्रोडक्शन में इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम अकाउंटेंसी के बारे में बातें तो करते ही रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो यहाँ पे मैंने सब हेडिंग डाली हुई है, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आज जो है हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो आपके सामने ये पहली स्लाइड आ गई है, दैट इज़ बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं बेसिकली आपको अकाउंट्स के सब्जेक्ट पढ़ते टाइम इन बेसिक टर्म्स के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए। बिना इन टर्म्स को जाने आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट को समझ ही नहीं सकते। तो आइए पहली टर्म देखते हैं, दैट इज़ एसेट्स। पहली टर्म आपके सामने गिवन है, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर यूज़ होते हैं, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, जिस पे बिजनेस का राइट होता है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस को अल्टीमेट बेनिफिट दे रही होती है। जो चीज़ बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो चीज़ पे बिजनेस का राइट है, और वो अगर उसको बेनिफिट देती है तो वो उसका क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है, अगर इसको पढ़ूँगा, इसको पढ़ते हैं अगर, द थिंग विच वी यूज इन बिजनेस, ये वो चीज़ है जिसे हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, और विच गिव्स अस बेनिफिट्स, जो हमें क्या देती है? बेनिफिट्स देती है। और द थिंग ऑन विच वी हैव अ राइट, जिसके ऊपर हमारा राइट है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, वो हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, दैट इज़ मान लो कि आजकल जो है गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड होगी। ऑब्वियसली जो है समर में लोग वुलन क्लोथ्स तो नहीं पहनेंगे, तो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड होगी। तो मैंने कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री लगाई। अब उस कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में मैंने एक मशीन लगाई, और उस मशीन के थ्रू मैंने कॉटन को फिनिश गुड्स में, मतलब कॉटन क्लोथ्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो मशीन मेरे बिज़नेस का एक पार्ट तो बन गई है, प्लस में मेरे बिज़नेस को वो बेनिफिट भी कर रही है कॉटन क्लोथ्स बनाकर। तो वो मशीन मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। तो आई होप आपको जो है एसेट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। सेकंड हमारे पास हेडिंग आ रही है, दैट इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटी बेसिकली वो चीज़ है जिसे हमें फ्यूचर के अंदर पे करना है। कोई भी पेमेंट, कोई भी ऐसा खर्चा जिसे आपको फ्यूचर के अंदर पे करना है, कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको आपको फ्यूचर के अंदर पे करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द पेमेंट विच इज़ टू बी मेड इन फ्यूचर, जिस पेमेंट को हमें फ्यूचर के अंदर पे करना है। तो जो चीज़ हमें फ्यूचर के अंदर पे करनी है वो हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी।
तो आई होप आपको लाइबिलिटी के बारे में समझ आएगा। इसको अगर एक मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊँ तो एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मान लो कि आप किसी से कुछ सामान लेकर आए, कोई सामान लेकर आए, मार्केट में गए और कुछ सामान लेकर आए, लेकिन वो सामान आप लेकर आए उधार पर, उसके पैसे अभी आपने नहीं दिए, लेकिन सामान लेकर आ गए, तो मतलब आपको उसकी पेमेंट फ्यूचर के अंदर करनी पड़ेगी। आप दुकानदार से उधार कर कर आ गए, सामान ले आए, लेकिन आपने उसके भी पैसे नहीं दिए, तो मतलब फ्यूचर में आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो जब पेमेंट की बात आ जाए और फ्यूचर की बात आ जाए तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर लाइबिलिटीज़। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में बात करते हैं थोड़ी। क्या होता है कैपिटल? बेसिकली कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हो। कैपिटल वो चीज़ है जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुई है, बिजनेस के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एसेट्स में एग्जांपल दिया था कि मैंने एक कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाई है, तो ऑब्वियसली अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा है तो बिना पैसे के तो बिज़नेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। कोई भी अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो आपको पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपको बिज़नेस आपने स्टार्ट किया तो पैसा तो आपने लगाया ही होगा। अब जो अमाउंट आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट करा और बिजनेस स्टार्ट करने में मान लो कि आपने 5 लाख रुपए तो कैश में लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, और 5 लाख रुपए की आपने मशीन खरीद कर जो है बिजनेस के अंदर लगाई। तो यहाँ पर जो आपकी कैपिटल है वो 5 लाख की नहीं है बल्कि 10 लाख की है, जिसमें से 5 लाख आपका कैश है और 5 लाख की आपकी मशीनरी है। 5 लाख आपका कैश की फॉर्म में और जो 5 लाख है आपका इन काइंड है। तो 10 लाख की आपकी टोटल कैपिटल। और कैपिटल को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैपिटल क्या होती है? बिजनेस की लागत, बिजनेस की पूंजी, जो बिजनेस के अंदर लगी हुई है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट हुई है, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश और वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइंड। तो ये दोनों ही चीज़ें, और मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, वो अमाउंट है जो बिजनेस के अंदर क्या हुआ होता है? इन्वेस्ट हुआ होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? कैपिटल कह देते हैं। तो आई होप आपको जो है कैपिटल का मतलब भी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अब एक्सपेंडिचर्स को लेकर। एक्सपेंडिचर सिंपल लैंग्वेज में खर्चे। आप बिजनेस कर रहे हो तो खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा बोलकर हम ख़त्म नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर का एक बहुत डीप मीनिंग है अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। मैं आपको एक्सपेंडिचर का मीनिंग एक डिफरेंस के थ्रू समझाता हूँ। मैं यहाँ पे 2 टर्म्स ले रहा हूँ। एक तो टर्म मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के साथ एक टर्म लूँगा मैं इन्वेस्टमेंट। चाहे आप एक्सपेंडिचर करो चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, पैसा दोनों ही केस में आपकी जेब से जा रहा है। पैसा दोनों ही केस में आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा जेब से निकाल रहे हो तो आप बदले के अंदर, रिटर्न के अंदर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के केस में जब आप खर्चा कर रहे हो तो उस खर्चे के बदले में कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब मैं बात करूँ नॉर्मल खर्चों की, एक्सपेंडिचर की, तो उससे आपकी जेब से पैसा तो बाहर जा रहा है फॉर श्योर, लेकिन एक्सपेंडिचर के केस में आप बदले के में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो मैंने एक्सपेंडिचर में ये भी लिखा है, द अमाउंट स्पेंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। अगर हमने कुछ स्पेंड करा है जिसमें हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ रिटर्न मिलेगा, तो वो हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल देता हूँ। आप रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, बिल आया, आपका खर्चा हो गया, आपने पे कर दिया। क्या वो बिल पे करने के बाद आप कुछ फाइनेंशियल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आपको बिल पे करने के बाद कुछ फाइनेंशियल रिटर्न एक्सपेक्ट, मतलब आपको कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलनी। रेस्टोरेंट में गए सर, खाना खाया, खा लिया, ख़त्म हो गया, दैट्स इट। खर्चा हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ रिटर्न नहीं मिला। अब कुछ सोच रहे होंगे, खाना खाने को तो मिला, वो तो रिटर्न है। आप कैसे कह रहे हो कि एक्सपेंडिचर पे हमें रिटर्न नहीं मिल रही?
अकाउंटेंसी में रिटर्न हमारी कोई ऐसे नहीं होती कि खाना खाने को मिल गया एंड ऑल दैट। यहाँ पे रिटर्न बात हो रही है फाइनेंशियल रिटर्न की, जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इवेल्युएट करी जा सकती है। खाना खाना मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इवेल्युएट नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात हो रही है, फाइनेंशियल रिटर्न की बात हो रही है, पैसे से पैसा बनाने की बात हो रही है। और एक्सपेंडिचर में पैसे से पैसा नहीं बनाया जाता, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हाँ पैसे से पैसा बनाया जा सकता। तो आई होप आपको एक्सपेंडिचर का मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो आ रहा है काफ़ी ईजी सा, दैट इज़ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट तो आप देखते ही समझ गए होंगे क्या होता है प्रॉफिट। खर्चे के ऊपर जितनी भी इनकम आए वो क्या है, प्रॉफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्री लगाई थी, और उसमें मान लो कि मेरे को एक शर्ट की कॉस्ट जो पड़ती थी बनाने की, मान लो 500 रुपीज़ पड़ती थी, और मैं उस शर्ट को मार्केट के अंदर 800 रुपीज़ की बेचता हूँ, तो कॉस्ट तो मुझे कितने की पड़ी, 500 रुपीज़ की। लेकिन वही शर्ट जब मैंने मार्केट के अंदर बेची तो 800 रुपये की बेची। तो 800 माइनस में 500, तो 300 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है। कॉस्ट से ऊपर मुझे कितना मिल रहा है, 300 रुपये। तो वो जो 300 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और मैंने लिखा भी हुआ, द अमाउंट विच वी गेन्ड अबव आवर कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू से ऊपर जितना भी अमाउंट हमें मिलेगा वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आई होप आपको प्रॉफिट भी क्लियर होता है। सो दीज आर द सम बेसिक टर्म्स जो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान पता होनी चाहिए। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ी सही चीज़ आ रही है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इस पूरी अकाउंट्स में आप चाहे 11th में अकाउंट्स पढ़ लो, चाहे 12th में अकाउंट्स पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो, एंटायर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको ये 3 अकाउंट्स के अलावा कोई चौथा अकाउंट पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये 3 अकाउंट्स ही आपको पढ़ने हैं एंड तक, और इन तीनों अकाउंट्स के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जिसमें से पहला अकाउंट हमारे पास आ रहा है रियल अकाउंट। अच्छा, रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट जो होता है ना, वो बेसिकली रियलिस्टिक थिंग्स से रिलेटेड होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से रिलेटेड होता है। जैसे एसेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था मशीन एक रियलिस्टिक थिंग है, एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, उससे रिलेटेड अकाउंट होता है। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, द अकाउंट विच डील्स इन or which is related to the realistic or materialistic things like assets of the business। तो ये वाला जो अकाउंट होता है ये हमारा रियलिस्टिक थिंग से रिलेटेड होता है, लाइक एसेट्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा अकाउंट यहाँ पर आ रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपका बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पे होता है। जैसे मेरे नाम पे कोई बैंक अकाउंट है, जैसे मेरा अगर कोई बैंक अकाउंट है तो ऑब्वियसली वो मेरे नाम पे होगा, तो वो मेरा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो होता है पर्सन के खुद के नेम से रिलेटेड। जिस भी पर्सन का अकाउंट होता है उसी के नाम से रिलेटेड उसका पर्सनल अकाउंट होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने डेफिनेशन के अंदर, द अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनस ओन नेम, जो पर्सन के खुद के नाम से रिलेटेड होता है। आई होप आपको वो मीनिंग क्लियर हुआ होगा। पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट हम पढ़ चुके हैं, रियल अकाउंट हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं लास्ट अकाउंट, दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, समझते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को भी इजी लैंग्वेज में लेकर चलते हैं, द अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंडिचर, लॉसेज। ये वो अकाउंट है जो बिजनेस में सारी इनकम्स या फिर गेन्स और सारे एक्सपेंडिचर्स या फिर लॉसेज से रिलेटेड होता है। अब बिजनेस है, जब बिजनेस रन करेगा तो ड्यूरिंग द रनिंग पीरियड बिजनेस को इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स, लॉसेज, गेन्स, ये सारी चीज़ें फेस ऑफ करनी पड़ सकती हैं। प्रॉफिट तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में बिजनेस को कुछ एक्सपेंडिचर्स और बिजनेस को कुछ लॉसेस को भी फेस ऑफ करना पड़े।
तो चाहे इनकम्स की बात कर लें या एक्सपेंडिचर लॉसेस की बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हो जाती हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाती हैं। तो आई गेस आपको ये 3 अकाउंट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पता ही होना चाहिए, नहीं तो इसके बिना जो है काम हो नहीं पाता। आपको कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है आपके सिलेबस में, तो आपको ये गोल्डन रूल्स तो पता ही होनी चाहिए। गोल्डन रूल्स के बिना आप अकाउंट्स को कोई भी चैप्टर टच नहीं कर सकते। दीज आर द बेसिक्स। आज वैसे भी हमने बेसिक्स के ऊपर बात करनी थी, तो ये बेसिक्स हैं जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कहानी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो साथ के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला रूल यहाँ पे आ रहा है, रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर हमने 3 तरह के अकाउंट्स पढ़ने हैं, दैट इज़ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन 3 अकाउंट के अलावा कोई चौथा अकाउंट यहाँ पर नहीं। तो जितने अकाउंट हैं उससे ही रिलेटेड 3 रूल्स हैं अकाउंट्स में जो एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें से पहला रूल है रियल अकाउंट का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, रियल अकाउंट में रूल नीचे जो लिखा हुआ है वो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है उसे आप डेबिट कर दो, और जो चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है। रियल अकाउंट रिलेटेड होता है एसेट से, मटेरियलिस्टिक थिंग, रियलिस्टिक थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो अगर एक एसेट बिजनेस के अंदर आ रहा है, मान लो आपने कोई एसेट परचेज किया, तो ऑब्वियसली वो एसेट बिजनेस में आ रहा होगा। तो अगर एसेट बिजनेस के अंदर आ रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। लेकिन अगर मान लो एसेट पुराना हो गया, मशीन थी, ख़राब हो गई, तो उसको अगर आप सेल आउट कर रहे हो तो मशीन आपके बिजनेस से जा रही है। तो जब मशीन जा रही है तो उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, बिकॉज उस टाइम पे एसेट बिजनेस से बाहर जा रहा होगा। तो इस तरह से जो रियल अकाउंट का रूल है वो एप्लीकेबल हो जाता है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद आगे बात करते हैं सेकंड रूल की, दैट इज़ रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारे किससे रिलेटेड होता है, हमारे खुद के नाम से रिलेटेड होता है। जैसे बैंक अकाउंट आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो वो आपके खुद के नाम पे बना होगा। तो पर्सनल अकाउंट कौन सा है, तो जो आपके खुद के नाम से रिलेटेड होता है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सॉबर सा रूल है, ज़रा देखते हैं क्या रूल है। रूल बड़ा प्यारा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, इसको क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसको पेमेंट रिसीव हुई है उसे आप डेबिट कर दो, और जिसने पेमेंट दी है उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे मान लो ए ने बी को पेमेंट करनी थी, तो ए ने पेमेंट पे करी होगी, तो ए को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन बी को पेमेंट रिसीव हुई होगी तो बी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इस तरह से जो है नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है एप्लीकेबल हो जाता है। तो आई होप आपको पर्सनल अकाउंट का रूल समझ में आ गया होगा। तो हमने 2 रूल्स यहाँ पर पढ़ लिए, एक रूल ऑफ रियल अकाउंट पढ़ लिया और एक रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट पढ़ लिया। अब बचा है लास्ट रूल, दैट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, सिंपल, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में घुसने की कोशिश मत करना, सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल साफ साफ एक बात कहता है, सर अगर बिजनेस में कोई खर्चा हो या कोई नुकसान हो, तो उस खर्चे और उस नुकसान को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। लेकिन अगर सेम वे में अगर बिजनेस को कोई प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस को कोई गेन हुआ, तो उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और अगर मैं रूल यहाँ पर पढ़ूँ तो रूल क्या कह रहा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स।
तो रूल भी यही बात कर रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स या लॉसेज हैं उन्हें आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, और बिजनेस में जितने भी इनकम्स या गेन्स हुई हैं उन्हें आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इस तरह से जो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। तो आई होप आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे और साथ के साथ याद भी हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे क्लास 11th के सिलेबस में और इवन क्लास 12th के सिलेबस में रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट इन दोनों का जिक्र है, लेकिन बहुत कम। आपके एकेडमिक्स में इन दोनों अकाउंट्स का यूज़ तो होगा, बट बहुत कम सर्कमस्टांसेस में होगा। कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का। हालांकि ये दोनों भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट तो हैं, आपको पता तो इनके बारे में भी होना चाहिए, बट इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता आपके एकेडमिक्स में। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट तो कम मतलब जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलूँ मैं इसको उतना कम है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कुछ। इसकी अकाउंट की आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये अकाउंट आपके एकेडमिक्स में एक बहुत बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपकी 12th के अंदर तो ये जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये तो भरा पड़ा है। हर जगह नॉमिनल अकाउंट, हर चैप्टर में आपको रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट दिखे ना दिखे, नॉमिनल अकाउंट तो दिख ही जाएगा। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हालांकि ध्यान तो आपको तीनों अकाउंट्स पे ही देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस आपका रहना चाहिए किस पे रहना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट पे, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कॉन्सेप्ट चार्ट। तो आपको ये कुछ एरोज़ वगैरह दिख रहे होंगे। अब ये एरोज़ क्या है, ये ऊपर नीचे एरोज़ बना रखे हैं आपने, डेबिट क्रेडिट लिख रखा है, व्हाट इज़ दिस, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट चार्ट देखो, एसेट्स से शुरुआत करते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे आप डेबिट कर दो, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मतलब अगर आपने मान लो मशीन परचेज करी, तो मशीन परचेज करी तो बिजनेस के पास मशीन आ रही है, मतलब एसेट आ रहा है। तो मशीन परचेज करने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है बिजनेस के पास, तो उस केस में आप एसेट्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, बिकॉज एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन अगर कोई मशीन पुरानी होगी, ख़राब होगी, उसको सेल कर दिया, तो सेल करने की वजह से बिजनेस के एसेट्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो गए। तो उस केस में हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर मैं लाइबिलिटीज़ की बात करूँ, लाइबिलिटीज़ के केस में क्या होगा, लाइबिलिटी होती क्या है, बताया था मैंने आपको, जो जिसे हमें फ्यूचर के अंदर पे करना है। कोई भी अमाउंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हमें फ्यूचर के अंदर पे करना है, तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल दिया था आपको कि आप मार्केट से कोई सामान उधार पे ले आए, और उधार पे सामान तो ले आए लेकिन उसकी पेमेंट करना भी बाकी है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी। तो अगर उधार ज़्यादा हो गया तो दैट मीन्स आपको क्रेडिट करना होगा उसको, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान आप उधार में लोगे उतनी लाइबिलिटीज़ आपकी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, उतनी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आपकी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सेम वे में अगर मैं बात करूँ, उस लाइबिलिटी की अगर आपने पेमेंट कर दी, फ्यूचर में आकर उस लाइबिलिटी की अगर आपने पेमेंट कर दी, तो जैसे ही आपने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो फिर क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वो लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, और लाइबिलिटी का डिक्रीज़ होना क्या होता है, डेबिट होता है। तो जैसे ही अगर लाइबिलिटी आप डिक्रीज़ कर दोगे तो उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट, और डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट। इस तरह से आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। देन बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल, कैपिटल आपको बताया था मैंने, बिजनेस की लागत, बिजनेस की पूंजी। वो कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, और कभी कभार दोनों वे से हो सकती है। कैश और काइंड दोनों इकट्ठे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं बिजनेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। एग्जाम्पल दिया था ना आपको, जब मैंने बिजनेस
लगाया और फैक्ट्री लगाई कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें मैंने मशीन लगाई 5 लाख की और कैश भी लगाया कितने का, 5 लाख का। तो टोटल कैपिटल कितनी थी मेरी, 10 लाख की। तो अगर आप बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो उसकी वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उस केस में आप उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मान लो बिजनेस के अंदर कुछ लॉसेज हो रहे हैं और बिजनेसमैन डर रहा है कि यार और इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं, बल्कि जो पैसा फंसाया हुआ है वो बाहर निकाल लिया जाए, तो यहाँ पे अगर कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है बिजनेसमैन अगर कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में बिजनेस की कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में हम कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और कैपिटल का कम होना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अगर कैपिटल कम हो रही है तो उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। एक्सपेंडिचर्स और लॉसेज, इसकी बात करें तो अगर बिजनेस के खर्चे बढ़ रही हैं, बिजनेस के लॉसेज बढ़ रहे हैं, तो उसे आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। और अगर बिजनेस के खर्चे अब कम हो रहे हैं या बिजनेस के लॉसेज अब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं बिजनेस के, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस एनवायरनमेंट, किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को। तो अगर एक्सपेंडिचर लॉसेज बढ़ते हैं तो उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। और अगर एक्सपेंडिचर और लॉसेज कम हो रहे हैं तो उसे आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, प्रॉफिट्स या फिर गेन्स। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, अगर बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बिजनेस के गेन्स जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अगर बिजनेस के प्रॉफिट या फिर बिजनेस के गेन्स डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उस केस में आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं आज की बात करूँ, कोविड-19 की सिचुएशन में मोस्टली बिजनेस फर्म्स के जो हैं काम लॉसेज में ही जा रहे होंगे या कम प्रॉफिट्स में जा रहे होंगे। बिजनेस के पास आज के डेट में वो प्रॉफिट नहीं रहा जो अर्लियर डेट्स में रहा करता था। तो आज सबके प्रॉफिट्स और गेन्स डेबिट ही हो रहे होंगे, क्रेडिट किसी का नहीं हो रहा। और कोई बड़ी बात नहीं, किसी के एक्सपेंडिचर्स डेबिट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और किसी की कैपिटल भी डेबिट हो रही हो, कोई बिजनेसमैन जो है बिजनेस से ही पैसा बाहर निकाल रहे हो कि अभी बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ की लाइबिलिटीज़ अराइज हो रही है, कुछ के एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो आजकल की ये सिचुएशन के अंदर ऐसा बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मली आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको एसेट्स लाइबिलिटीज़ ये वाला कॉन्सेप्ट चार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कब डेबिट करना है चीज़ों को और कब क्रेडिट करना है। इस कॉन्सेप्ट चार्ट को याद करने का एक आसान तरीका भी है, वो आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, एसेट्स को और एक्सपेंडिचर को छोड़कर, एसेट्स और एक्सपेंडिचर को छोड़कर बाकी हर केस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट है। सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंडिचर के केस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट है और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है। बाकी एसेट्स और एक्सपेंडिचर के अलावा आप हर एक केस में देख सकते हो, लाइबिलिटी में, कैपिटल में, प्रॉफिट्स में, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट है। सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंडिचर के केस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट है और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट चार्ट अच्छे से क्लियर होगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सकता है, लाइक करें। और कोई डाउट होगा तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है। तो बाकी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सारा अपना। ओके जी, गुड बाय, थैंक यू एंड गुड लक।